स्टार्ट है। देखो, मोशन फिजिक्स का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके अलावा मोशन को जब हम एक्सटेंड करें बियॉन्ड क्लास 9th का सिलेबस, तो फिर हमारा एंगुलर मोशन आता है। आज के टॉपिक में, आज की क्लास में हम लोग दो ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो अलग अलग सेक्शन से बिलोंग करता है। पहला है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, ये दो टर्म्स का मतलब हम लोग जानेंगे। और दूसरा एंगुलर मोशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम लोग इतने टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं रिलेशन से और फंक्शन से और समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन। रिलेशन, हिंदी मीनिंग रिश्ता। फॉर द एग्जाम्पल, अगर ये समझो कि मैं एक मैथ्स में पढ़ रहे होगे px इज इक्वल टू 2x। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ p2, 2 इंटू 2 कितना आएगा 4। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ p3, 2 इंटू 3 वैल्यू कितना आएगा 6। इसका मतलब x के चेंज होने से ये पूरा का पूरा जो हमारा पोलिनोमियल है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो x और पूरा का पूरा हमारा पोलिनोमियल जो कि क्या है 2x, ये दोनों क्या आ गया, रिलेशन में आ गया। मैथमेटिक्स में इसी को रिलेशन कहते हैं। जब एक के चेंज होने से दूसरे का वैल्यू चेंज हो, इसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन। अगर हम फिजिक्स में कवर करना चाहेंगे तो फिजिक्स में जैसे तुम पढ़ते हो लीनियर फिजिक्स में कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब बताओ, अगर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 100 है और फर्स्ट केस में टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड लेते हैं, यहाँ पे मैंने 2 पुट किया तो वेलोसिटी कितना आएगा 50। अगर केस नंबर 2 में हम टाइम का वैल्यू 5 सेकेंड लेते हैं तो कितना आएगा वेलोसिटी 20। तो टाइम के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी एंड टाइम इज इन रिलेशन। वो आपस में किस में है, रिलेशन में है। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन। अब अगला टॉपिक है फंक्शन क्या है। फंक्शन को कैसे समझ सकते हैं कि फंक्शन इज a special type of relation in which each single input, ये याद रखना, each single input will have unique आउटपुट। इसी को हम कहते हैं फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं कोई पोलिनोमियल लेता हूँ px इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट करो, तो केसेस लेते हैं। जब x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो बताओ पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आएगा 2। जब x का वैल्यू 2 पुट करेंगे पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आएगा 4। x का वैल्यू 3 लेते हैं, पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आएगा 6। हर बार हम एक नया इनपुट डाल रहे हैं तो हमको एक नया आउटपुट मिल रहा है। बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम यहाँ पे 1 डालें और हमको 2 आंसर मिल जाए? नहीं। तो लाइन पे ध्यान देना। ईच तो और फंक्शन का एग्जांपल क्या ले सकते हैं? तो और फंक्शन का एग्जांपल मान लो ले लिए कि कोई फंक्शन है, कोई पोलिनोमियल लेते हैं px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इनपुट डालो तो x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, px कितना आएगा 1। x का वैल्यू हम लोग 2 पुट करते हैं, px कितना आएगा 4।
x का वैल्यू 3 पुट करते हैं, px कितना आएगा 9। तो तुम क्या नोटिस कर रहे हो कि जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो एक ही आउटपुट आ सकता है, वो आउटपुट कौन है 1। जब हम 2 पुट कर रहे हैं तो सिर्फ क्या आ सकता है 4। जब हम 3 पुट कर रहे हैं तो सिर्फ क्या आ सकता है 9। तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ x। x स्क्वायर किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो फंक्शन रिलेशन तो होगा ही, लेकिन फंक्शन को और सिंपल वे में अगर समझाएं तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है रिलेशन प्लस वो जो हमारा यूनिक डिफिनीशन है। क्या यूनिक डिफिनीशन है कि हर एक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। मतलब जैसे 2 पुट करें तो एक ही वैल्यू आना चाहिए, 4 आ रहा है तो सिर्फ 4 ही आना चाहिए, 5 आ रहा है तो सिर्फ 5 ही आना चाहिए। तो रिलेशन प्लस यूनिक वाला डिफिनीशन, इसको अगर हम लोग मिला दें तो उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। एक बार अगर एक शब्दों में रिकॉल करवाएं तो अगर किसी एक वैल्यू के चेंज करने से दूसरा वैल्यू चेंज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे रिलेशन। और अगर एक वैल्यू के चेंज होने से दूसरा वैल्यू चेंज हो रहा है और साथ में यूनिक तरीके से चेंज हो रहा है, जैसे मैं 2 डालता हूँ इनपुट में तो आउटपुट 4 निकलता है, तो सिर्फ 4 ही निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 डाल रहा हूँ तो कभी 4 भी निकल जाए, कभी 5 भी निकल जाए, तो ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा, फिर वो रिलेशन होके ही रह जाएगा। तो रिलेशन प्लस वो यूनिक वाला डिफिनेशन, ये दोनों को कंबाइन करें तो हम उसको क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो तुम्हारे क्लास में सबसे सिंपल टर्म्स में हम लोग यही समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। अभी तक जो हम लोग फिजिक्स पढ़े हैं उसमें हम लोग लीनियर मोशन पढ़े हैं। लीनियर मोशन कहने का मतलब कि जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, नॉर्मल वेलोसिटी, नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल एक्सेलरेशन, सिर्फ एक्सेलरेशन, वहाँ पे नॉर्मल शब्द का यूज नहीं होता है। अब जो हम पढ़ेंगे वहाँ पे बार बार एंगुलर शब्द का यूज होगा। अब पहला सवाल कि ये एंगुलर चीज़ों की ज़रूरत है क्यों पड़ी, ठीक है। तो वाई डू वी नीड टू स्टडी एंगुलर मोशन इन ए सेपरेट पार्ट। तो इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है और उसके बाद ये सर्कल का हमारा सेंटर हो गया और ये इसका रेडियस हो गया। ये रेडियस मान लो हमारा हो गया 7 मीटर। इसी सर्कल के बाहर एक और सर्कल है, ये कैसे जाएगा अंदर? मान लो एक सर्कल एक और ड्रॉ करते हैं और इसका जो रेडियस हो गया वो सेंटर सेम है, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10। एक लड़का है जो इस सर्कल के अंदर मोशन कर रहा है, ये तीसरा सर्कल हो गया, और इसका जो रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया 5। अब ध्यान से समझना, सबका सेंटर सेम है, सेंटर एक जगह पे है और सेंटर का नाम देते हैं O। और मान लो यहाँ पे कोई हैंडल है, वो ऐसे चारों तरफ क्या कर रहा है, ऐसा मोशन कर रहा है। अब तुम हमको बताओ, जो लड़का इस पॉइंट पे खड़ा होगा, सबसे इनर सर्कल के सरकमफेरेंस पे खड़ा होगा, उसका स्पीड कितना होगा, और जो लड़का इस पॉइंट पे खड़ा होगा उसका स्पीड कितना होगा, और जो लड़का इस पॉइंट पे खड़ा होगा उसका स्पीड कितना होगा। और अगर ये नहीं बताना है कि कितना होगा, तो ये बताओ कि किसका स्पीड ज़्यादा होगा और किसका स्पीड कम होगा। ध्यान रहे, हम क्या कह रहे हैं कि बीच में एक स्टिक है, उसको यहाँ पे हम फिक्स कर दिए हैं और ये स्टिक ऐसे घूम रहा है। 3 लड़के खड़े हैं, एक यहाँ पे, एक बीच में और एक सबसे लास्ट में।
सबसे अंत की ओर, और ये स्टिक घूम रहा है। जब ये स्टिक घूम रहा है तो तीनों बच्चे घूम रहे हैं, तो किसका स्पीड ज़्यादा होगा? जो बच्चा सेंटर पे खड़ा, ये सबसे करीब होगा सेंटर के वो, या जो बच्चा बीच में होगा वो, या जो बच्चा सबसे दूर होगा वो। तो यहाँ 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 अगर नाम ले A, B और C, तो हु इज़ द फास्टेस्ट इफ दे आर राइडिंग ऑन द सेम स्टिक? C इज़ द फास्टेस्ट। अब कहोगे क्यों? देखो, चाहे कहीं हो, चाहे यहाँ पे खड़ा हो, यहाँ पे खड़ा हो, चाहे यहाँ पे खड़ा हो, अगर ये स्टिक एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो सारे सर्कल के लिए कंप्लीट करेगा। अगर ये एक चक्कर मारता है तो A का भी चक्कर कंप्लीट होगा, B का भी रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा और C का भी रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा। लेकिन चूंकि C का रेडियस ज़्यादा है, तो अगर हम C का डिस्टेंस निकालें तो C का जो डिस्टेंस होगा ये कितना आएगा? 2πr, और रेडियस कितना था C का? 10 × 10, तो कितना आ जाएगा? 20π। अगर हम B का डिस्टेंस निकालें तो कितना आ जाएगा? 2 × π × रेडियस कितना था? 7, तो कितना आ जाएगा? 14π। और अगर हम A का डिस्टेंस निकालें सबसे अंदर वाले का, तो 5 था, तो यस 2π × 5, तो कितना आ जाएगा? 10π। तो सबका डिस्टेंस क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। इसका आ रहा है 20π, इसका आ रहा है 14π, और इसका कितना आ रहा है? 10π। और टाइम सबके लिए सेम है। तो मान लो टाइम है 10 सेकेंड, एक इस स्टिक को एक रिवोल्यूशन करने में 10 सेकेंड लगता है। तो अगर हम सबका स्पीड निकालें, VC निकालें, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, तो 20π/10, कितना आंसर आएगा? 2π। आ रहा है ना? VB कितना आएगा? 14π। टाइम तो सबके लिए सेम है, 1.4π। और VA कितना आएगा? 10π / 10, तो सिर्फ कितना? π। तो सर्कुलर मोशन में कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि एक ही स्टिक पे तीनों बच्चे राइड कर रहे हैं और तीनों बच्चे का स्पीड क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। तो इसको हम लोग, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका है एंगुलर वेलोसिटी। जब तुम एंगुलर वेलोसिटी निकालोगे तो तीनों का सेम आएगा। ठीक है? तो क्या होता है कि जैसे ही हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ने लगते हैं, जैसे ही हम लोग रोटेशन पढ़ने लगते हैं, तो हमारा ये जो नॉर्मल वेलोसिटी पढ़ा हुआ है वो लिमिट कर जाता है, उससे हम लोग चीज़ों को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ाने से पहले हम लोग समझेंगे कि एंगल क्या होता है। एंगल, आज से पहले क्या जानते हो एंगल के बारे में? ये जानते होगे कि एंगल को डिग्री में मेजर किया जाता है। क्लास 8 में ये पढ़े होगे कि 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, 60 का कैसे बनाते हैं, 90 का कैसे बनाते हैं। बट एंगल है क्या? क्या कोई बताएगा एंगल क्या है? और एंगल को डिफाइन कैसे किया गया है? तो इसका अगर नहीं पता तो यहाँ सीख लो। देखो, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल का सेंटर हो गया। यहाँ से 2 रे है, बताओ सर्कल का जो हमारा सरकमफेरेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। सरकमफेरेंस को, इसको हम कह सकते हैं लार्जेस्ट आर्क। ये सबसे बड़ा वाला आर्क है। आर्क क्या होता है? अगर हम सरकमफेरेंस पे कोई कट लगा लेते हैं, तो हमने इतना का कट लगा लिया, तो ये जो हिस्सा कहलाएगा AB, इसको हम कहेंगे आर्क AB। तो आर्क इज ए पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस। अब जो हमारा एंगल को डिफाइन किया गया है वो कैसे डिफाइन किया गया है? तो डिफाइन किया गया है थीटा, जिसका मतलब हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं एंगल को इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ एंगल।
एंगल होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। अगर आप आर्क को रेडियस से डिवाइड करते हैं तो आपका ये एंगल निकल जाएगा, टोटल एंगल। तो अभी मैंने बोला कि पूरा सर्कल में सबसे बड़ा आर्क कौन पॉसिबल है, बताओ। गधों यहाँ पे दिख रहा है लार्जेस्ट आर्क, और का मतलब या किसको कहते हैं सबसे लार्जेस्ट आर्क? सरकमफेरेंस। आर्क का मतलब कटिंग, तो ये आर्क कितना बड़ा हो सकता है? पूरे सरकमफेरेंस के बराबर हो सकता है। तो अगर पूरे सरकमफेरेंस के बराबर हो रहा है, हमको एंगल निकालना है, तो आर्क की जगह पे हम लोग सरकमफेरेंस लेंगे। कितना लेंगे? 2 पाई आर। और नीचे एंगल वो रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस कितना है? आर। आर से आर कट जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 पाई। और बताओ ये पूरा 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में 1 कंप्लीट एंगल, और 1 कंप्लीट एंगल का वैल्यू कितना होता है डिग्री में? 360 डिग्री। इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं 2 पाई स्टैंड फॉर 360 डिग्री। तो पाई स्टैंड फॉर 360 बाई 2 180। तो एंगल क्या है? एंगल है आर्क बाई रेडियस। तो आज तक एंगल पढ़ते हो 30 डिग्री 60 डिग्री, एंगल है क्या? तो एंगल है कि आर्क सेंटर पे कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। अगर हम इतना बड़ा आर्क ले रहे हैं तो ये आर्क सेंटर पे कितना स्पेस ऑक्युपाई किया? इतना बड़ा स्पेस ऑक्युपाई किया, तो दिस इज कॉल्ड एंगल। और इसको निकालते कैसे हैं? तो निकालते हैं आर्क बाई रेडियस से। अब ये आर्क की लंबाई अगर तुमको पता है और तुमको रेडियस पता है तो तुम एंगल को निकाल सकते हो। और जो एंगल निकलेगा वो डिग्री में नहीं निकलेगा, वो निकलेगा रेडियन में। तो यहाँ पे जो एंगल का ऐसा यूनिट है, कभी पढ़े होगे किसी किताब में कि द ऐसा यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। तो यहाँ पे कहते हैं 2 पाई रेडियन, और 2 पाई रेडियन कंप्लीट एंगल को डिस्क्राइब करता है। और कंप्लीट एंगल का वैल्यू कितना होता है? 360। तो 2 पाई का मतलब 360, तो पाई का मतलब कितना हो गया? 180 डिग्री। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द एंगल। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? अभी तक पढ़े हैं कि 2 पाई रेडियन में अगर उसको डिग्री में कन्वर्ट करना हुआ तो कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री। तो पाई रेडियन में कितना होगा? 360 बाई 2 180। तो 1 रेडियन में कितना होगा? तो 1 रेडियन में होगा 360 बाई 2 पाई, ये आ जाएगा 180 बाई पाई रेडियन। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करो, एक्सरसाइज, ताकि समझ में आ जाए कि तुमको समझ में आया कि नहीं। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियंस इनटू डिग्री। इसको डिग्री में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर ए, आपको कन्वर्ट करना है 5 पाई इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री? बी 3 पाई इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री? बताओ जल्दी से। तो बिल्कुल सही जवाब है। पाई में 180 होता है, जैसा कि ऊपर देख सकते हो। तो 5 पाई है, तो 5 इंटू 180। यहाँ पे 3 पाई है, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 180। तो ऐसे हम लोग चेंज कर सकते हैं रेडियंस को डिग्री में। डिग्री कॉन्वेंशनल यूनिट है, लेकिन आमतौर पे एंगल को कहीं भी साइंटिफिक कैलकुलेशन में रेडियंस में मेजर किया जाता है। रेडियन इज द ऐसा यूनिट ऑफ एंगल।
अब थोड़ा सा हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं और आपको चेंज करना है डिग्री टू रेडियन। डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है। सबसे फर्स्ट है, बताओ 60 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस। दूसरा 15 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस। और तीसरा 540 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस। तो आई होप दैट सबका हो गया होगा। तो बताइए फर्स्ट का जवाब क्या आया? करेक्ट, 5/3। और कैसे निकाला गया तो आप लोग को सबको समझ में आया होगा। 15 डिग्री का आंसर कितना आया? 5/12, वेरी नाइस। और 540 राइट आंसर 3 पाई। तो इसको अगर हम रिकॉल करवाएं तो एंगल क्या होता है? एंगल होता है कि आर्क सेंटर पे कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? एंगल। और एंगल का जो फॉर्मूला है वो है आर्क बाय रेडियस। अब याद करो, अब ऐसे कोई बच्चा सोचेगा कि सर आर्क को भी हम लेते हैं मीटर में और रेडियस को भी किस में लेते हैं? मीटर में। तो मीटर से मीटर क्या हो जाता है? कट जाता है। तो थीटा का तो कोई डिग्री होना ही नहीं चाहिए था, कोई यूनिट होना ही नहीं चाहिए था। ये थीटा क्या होना चाहिए था? यूनिट लेस होना चाहिए था। थीटा यूनिट लेस है, याद रखना। थीटा इज ए प्योर नंबर। थीटा का ऐसे तो कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन हम लोग उसको रेडियन का नाम दिए हैं। जैसे वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। उस तरीके से थीटा का कोई भी यूनिट नहीं होता है, लेकिन उसको मेजर जिसमें किया जाता है उसको रेडियन का नाम देते हैं। और डिग्री जो हम पढ़ते हैं वो अल्टरनेटिव यूनिट है। तो जो ऐसा यूनिट है वो हमारा रेडियन है। और फिर अगले पार्ट में जो हम लोग पढ़े थे कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो एक कंप्लीट एंगल में 2 पाई बनता है। तो 2 पाई इज इक्वल टू 360। तो पाई का वैल्यू 180 और 1 रेडियन का वैल्यू 180 बाई पाई। उसके बाद जितना दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग निकाल दो। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि 60 डिग्री को हमने कन्वर्ट किया तो π/3 आया, 15 को कन्वर्ट किया π/12 आया, और 540 को कन्वर्ट किया तो 3 पाई आया। तो इधर से राइट साइड सबका जवाब आया था। गुड। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सा फिगर है? सर्कल है। एक लड़का ए पॉइंट पे खड़ा था, ध्यान से सुनना, और वो ए से चलते चलते कहाँ पहुँच गया? बी पे चला गया। अगर मैं तुमसे बोलूँ उसका डिस्टेंस बताओ, नॉर्मल डिस्टेंस बताओ, कितना डिस्टेंस कवर किया, और वो है रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 मीटर, और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। कितना डिस्टेंस कवर किया वो लड़का? तो वो लड़का जितना डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस कितना है? AB, आर्क AB। और आर्क AB को निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर हमको AB निकालना है तो पूरा 360 होता है, और कितना एंगल लेना है? 60। तो लिखेंगे 60 बाई 360 और इनटू पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये आ गया 2 पाई आर बाई 6। और काटेंगे तो कितना आ गया? पाई आर बाई 3 आ गया ना। मतलब ये 60 एंगल इतने बड़े आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अगर ये लड़का यहाँ से शुरू होता तो मान लो वो एंगल 90 हो जाता, तो यहाँ पे क्या पुट करते, 90 पुट करते। ये जो हम निकाले हैं डिस्प्लेसमेंट, ये क्या निकाले हैं, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट निकाले हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकाले हैं। और ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, किलोमीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। वो डिपेंड करेगा कि रेडियस जो हम 7 लिए हैं वो किस में लिए हैं। तो अगर ये मीटर में लिए हैं तो ये भी मीटर में आएगा। लेकिन टॉपिक क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ राम कितना एंगल कवर किया, बिल्कुल सही 60 डिग्री एंगल कवर किया। तो राम का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, समझे। और 60 को रेडियन में चेंज करो तो 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, π/3 रेडियन। तो राम का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, राम का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, π/3 रेडियन। और राम का जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नॉर्मल मोशन में, वो कितना होगा, πr/3। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा π/3 रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, सिंबल। तो वो सब हम लोग बताएंगे आपको। इसमें एक केस और है, अगर मान लो एक और सर्कल है, हमारा मान लेते हैं एक और सर्कल है और ये सर्कल का रेडियस है 14 मीटर। एक लड़का यहाँ से चला, ये पॉइंट ए है और यहाँ पे चला गया पॉइंट बी पे। तो बताओ उसका लीनियर स्पीड कितना होगा। तो सेम फार्मूला से निकालोगे ना। यहाँ पे तुमको लीनियर स्पीड निकालना है बड़े वाले सर्कल का, तो बड़े वाले सर्कल का लीनियर स्पीड निकालोगे तो क्या लिखोगे, 60, एंगल तो 60 ही कवर कर रहा है, बाई 360। और यहाँ पे वैल्यू डालोगे 2 × पाई × रेडियस, और रेडियस कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो ये 6 टाइम में कटेगा तो ये आ जाएगा 28π/6, आ जाएगा 14π/3 आएगा ना। और अगर छोटे वाले का मान के बनाएंगे तो छोटे वाले का निकालो तो इसका, तो 60/360 × 2π × 7 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं, तो ये 6 टाइम्स कटेगा, ये 3 टाइम्स कटेगा। तो जो छोटे वाले का आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, वो आ जाएगा 7π/3। अब ध्यान देना, छोटे वाले सर्कल को अगर लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, 7π/3, और बड़े वाले सर्कल को लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, 14π/3। लेकिन अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो दोनों केस में क्या आता है, सेम आता है। तो अब समझ में आया कि एंगुलर मोशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो देखो आंसर अलग अलग आ रहा है, 14π/3, 7π/3। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एंगल कितना कवर किया, तो एंगल तो बड़ा वाला भी कितना बना रहा है, 60, और छोटा वाला भी कितना बना रहा है, 60। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों केस में क्या होगा, सेम होगा। बंद कर दो, सो रहा है ना बेटा, क्या लगा नहीं वीडियो याद